मैं लाहौर हूँ तो जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं। पिछली दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि अगली बार मैं आपको बताऊंगा मंटो के बारे में। मंटो वो शख्स जो 11 मई 1912 को भारतीय पंजाब के समराला शहर के पास एक गांव में पैदा हुआ था। उसके शुरुआती रुझान ही अदब की ओर थे, इसीलिए उसे अमृतसर में मैट्रिक करने में ही 3 बरस लग गए। वहाँ से वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चला गया। लौटा तो पहले रोज़ाना मुरव्वत में पत्रकारी कर ली, बाद में मेरे यहाँ से ही छपने वाले साप्ताहिक पारस से जुड़ गया। उन्हीं दिनों मेरे यहाँ ही उसने पत्रिका हुमायूं का फ्रांसीसी अदब विशेषांक निकाला और आलमगीर पत्रिका का रूसी अदब विशेषांक निकाला। उन्हीं दिनों उसने ऑस्कर वाइल्ड के एक प्रतिबंधित नाटक का उर्दू रूपांतरण भी किया, जो खूब चर्चा में रहा। उसके बाद वह बम्बई चला गया। वहाँ कुछ फिल्मों की कहानियों के संवाद लिखता रहा। थोड़ी देर दिल्ली भी रहा, जहाँ उसने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी कर ली। फिर बम्बई लौटा तो वहाँ रम गया। उसने एक बार लिखा कि मैं चलता फिरता बम्बई हूँ। विभाजन के समय परिवारजनों के दबाव में एक बार फिर मेरे यहाँ लौट आया और यहाँ खूब चर्चा का विषय बना। उस पर अश्लील लेखन के मुकदमे भी चले, मगर एक बार को छोड़कर वह हर मुकदमे में बरी हुआ। भारत पाक विभाजन की विभीषिका पर लिखे उसके अफसाने व नाटक उस समय की हकीकत को इतिहास से भी ज्यादा बेहतर तरीके से बयां करते हैं। उसके बारे में कहा जाता था कि वह नंगी आंख से हकीकत को देखने की ताब रखता था। भारतीय उपमहाद्वीप के शायद सबसे ज्यादा चर्चित इस लेखक ने 42 वर्ष 8 महीने व 7 दिन की उधार ली हुई जिंदगी में अदब को एक विशिष्ट समृद्धि भी दी। उसका हर अफसाना, हर रेखा चित्र, हर लेख समकालीन समाज का प्रामाणिक दस्तावेज है। मेरे रिहायशी दायरे के बीचों बीच एक इमारत है, लक्ष्मी मैंशन। इसी मैंशन में अब मंटो की बेटियां रहती हैं। मुझे इस बात पर दिल्ली मसर्रत महसूस हुई कि मंटो की जन्मस्थली भारतीय पंजाब के शहर समराला के जिस गांव में मंटो पैदा हुआ, वहां पर वहां के बाशिंदों ने मंटो की बेटियों को उनके जन्मदिन पे बुलाया। वहां कुछ बरस पहले मंटो का जन्मदिन मनाया गया तो लाहौर से मंटो की बेटियों को भी बुलावा भेजा। बेटियों के लिए यह एक असली मायका या पेका था। पंजाब में मायके को पेका यानी पिताजी का घर भी कहा जाता है। अपनी लेखनी की वजह से जितने मुकदमे मंटो ने झेले, शायद फैज व जालिब के अलावा किसी और ने नहीं झेले। कुछ लोग उसे अफसानों का पागल जादूगर कहते हैं। इस संदर्भ में चाचा सैम के नाम मंटो का एक पत्र यहाँ दिया जा रहा है, जो उस वक्त के हालात व मंटो की सोच को स्पष्ट करता है, जिसका पता है 31 लक्ष्मी मैंशन, हाल रोड, लाहौर, जिसकी तारीख है 16 दिसंबर 1951। चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। यह खत आपके पाकिस्तानी भतीजे की तरफ से है, जिसे आप नहीं जानते, जिसे आपकी 7 आज़ादियों की ममुल्कत में शायद कोई भी नहीं जानता। मेरा मुल्क हिंदुस्तान से कटकर क्यों बना, कैसे आज़ाद हुआ, यह तो आपको अच्छी तरह मालूम है। और यही वजह है कि मैं ख़त लिखने की जसारत कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मेरा मुल्क कटकर आज़ाद हुआ, उसी तरह मैं कटकर आज़ाद हुआ। और चाचा जान, यह बात तो आप जैसे हमादान आलिम से छुपी हुई होनी चाहिए कि जिस परिंदे को पर काट कर आज़ाद किया जाएगा, उसकी आज़ादी कैसे होगी। खैर, इस किस्से को छोड़िए। मेरा नाम सादत हसन मंटो है और मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ था जो अब हिंदुस्तान में है, जहाँ मेरी माँ दफन है, मेरा बाप वहाँ दफन है और मेरा पहला बच्चा भी उसी ज़मीन में सो रहा है। लेकिन अब वो मेरा वतन नहीं है। मेरा वतन अब पाकिस्तान है, जो मैंने अंग्रेज़ों के गुलाम होने की हैसियत से 5 या 6 मरतबा देखा था। मैं पहले सारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अफसाना निगार था और अब पाकिस्तान का एक बड़ा अफसाना निगार हूँ। मेरे अफसानों के कई मजमूए शाया हो चुके हैं। लोग मुझे इज्जत की निगाहों से देखते हैं। सालिम हिंदुस्तान में मुझ पर 3 मुकदमे चले थे और यहाँ पाकिस्तान में 1, लेकिन इसे बने हुए अभी कै बरस हुए हैं। अंग्रेज़ों की हुकूमत भी मुझे फहश निगार समझती थी और मेरी अपनी हुकूमत का भी मेरे मुतल्लिक यही ख्याल है। अंग्रेज़ों की हुकूमत ने मुझे अपील करने पर छोड़ दिया था, लेकिन मेरी अपनी हुकूमत
मुझे छोड़ती नजर नहीं आती। अदालते मातहत ने मुझे 3 माह कैद बामुशक्कत और 300 रुपये जुर्माने की सजा दी थी। सेशन में अपील करने पर मैं बरी हो गया, मगर मेरी हुकूमत समझती है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। चुनाचे अब उसने हाई कोर्ट में अपील की है। वह सेशन के फैसले पर नजरें सानी करे तो मुझे करार वाकई सजा दे। देखिए अदालत क्या फैसला करती है। मेरा मुल्क आपका मुल्क नहीं, इसका मुझे अफसोस है। अगर अदालत आलिया मुझे सजा दे दे तो मेरे मुल्क में ऐसा कोई पर्चा नहीं जो मेरी तस्वीर छाप सके, मेरे तमाम मुकदमों की रुदात छाप सके। मेरा मुल्क बहुत गरीब है, उसके पास आर्ट पेपर नहीं है, उसके पास अच्छे छापे खाने भी नहीं हैं। उसकी गुर्बत का सबसे बड़ा सबूत मैं हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा चाचा जान कि 22 किताबों का मुनस्सिफ होने के बाद भी मेरे पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है। और यह सुनकर तो आप हैरत में गर्क हो जाएंगे कि मेरे पास सवारी के लिए पैकोड है ना डोज, कोई सेकंड हैंड मोटर कार भी नहीं। मुझे कहीं जाना हो तो मैं साइकिल किराए पर लेता हूँ। अखबार में मेरा अपना कोई मजमून छप जाए तो 7 रुपये फी कालम के हिसाब से मुझे 20-25 रुपये मिल जाए तो मैं तांगे पे बैठता हूँ और अपने यहाँ की कशीद करदा शराब भी पीता हूँ। यह ऐसी शराब है कि अगर आपके मुल्क में कशीद की जाए तो आप उस डिसॉल्ट्री को एटम बम से उड़ा दें, क्योंकि 1 बरस के अंदर ही अंदर यह खाना खराब इंसान को नेस्ता नाबूद कर देती है। खत के दरमियान बहुत कुछ हैं शिकवे शिकायत, लेकिन खत के आखिर में मंटो लिखते हैं कि बहुत मुमकिन है कि आप यह खत पहुंचने से पहले ही अपना जनाजा अपनी हस्बे मंशा अजीम मुशान धूमधाम से उठवा के देख चुके हों, इसलिए कि आप मुझसे कहीं ज़्यादा साहबे फहमो इंद्राक हैं और मेरे चचा हैं। भाईजान अर्स्काइन कॉल्डवेल को सलाम और जज को भी, जिन्होंने उनको फांसी के जुर्म में बरी किया था। कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ फरमाएं। और अगली दफ़ा फैज़ अहमद फैज़। और हाँ, मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाहौर हूँ, तो जिस लाहौर नहीं वेख्या और जम्या ही नहीं।